पाकिस्तान में इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच जंग तेज हो गई है। पाकिस्तान में अगले 72 घंटे बहुत भारी हैं। आसिम मुनीर इमरान और उनकी बहनों को, इमरान समर्थकों को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आसिम मुनीर अब मौलानाओं के जलसे में भी जा रहा है, उनसे इमरान के खिलाफ खुलेआम समर्थन की मांग कर रहा है। आसिम मुनीर इतना डर चुका है कि उसे हार्ट अटैक आ गया। आसिम मुनीर के हार्ट अटैक का सच क्या है? क्या ये भी एक साजिश है? क्या पाकिस्तान में मुनीर सिंपैथी का डबल गेम खेल रहा है? इस रिपोर्ट में समझिए। आसिम मुनीर भी शदीद पैनिक कर रहा है और पाकिस्तान की फौज जो है वो भाग रही है। आसिम मुनीर को अस्पताल ले जाया गया हार्ट अटैक की वजह से, और ज़राए ने बताया है कि उसकी क्रिटिकल सूरत हाल बताई जा रही है। क्या आसिम मुनीर को हार्ट अटैक आया है? क्या सच में बहुत बीमार है, या फिर ये आसिम मुनीर की कोई नई साजिश है? पाकिस्तान में दो खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं। एक, अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों का धरना प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर को हार्ट अटैक आने की खबर। पाकिस्तानी सेना में रह चुके पूर्व मेजर आदिल रजा का दावा है कि इमरान खान को लेकर अडियाला जेल के बाहर चल रहे प्रदर्शन को रोकने में नाकाम होने से मुनीर बहुत डरा हुआ है और इस डर ने मुनीर को अस्पताल पहुंचा दिया है। मुनीर को हार्ट अटैक आ गया है। आसिम मुनीर के ऊपर ये खबरें चली कि आसिम मुनीर को कोई पैनिक अटैक हो गया है या कुछ हुआ है, क्योंकि ये खबरें आसिम मुनीर के बारे में चली कि जी ये क्रेडिबल सोर्स, अब ये कोई इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल है किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का, पाकिस्तानी एजेंसी का है या किसी और का है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहते हैं कि जी ब्रेकिंग न्यूज ये है। ये भी आज ही की सुबह की खबर चलाई गई। ये बरतानिया का 9:08 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 5 घंटे आगे आप कर लें। पाकिस्तान के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई कि जनाब, ये ज़राए कहते हैं कि इस्लामाबाद पोस्ट के जनाब आसिम मुनीर को अस्पताल ले जाया गया हार्ट अटैक की वजह से, और ज़राए ने बताया है कि उसकी क्रिटिकल सूरत हाल बताई जा रही है। मैंने इसके ऊपर जो बातचीत की, जो मुझे बात समझ आई है और जो मेरा इसके ऊपर तज्जिया है और जो मेरे पास मालूमात है, उसके मुताबिक ये हार्ट अटैक नहीं है, पैनिक अटैक है। वो लगता हार्ट अटैक की तरह है, लेकिन पैनिक अटैक जो है और हार्ट अटैक में फर्क होता है। पैनिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है बंदा, सांसें तेज होती हैं, दिल की धड़कन धड़ 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 करती है। उधर इमरान खान से मिलने अडियाला जेल के बाहर उनकी बहनों ने धरना दिया हुआ है। लेकिन हार्ट अटैक के दावे के 24 घंटे बाद मुनीर मौलानाओं के साथ देखा, कट्टरपंथी मौलानाओं के कॉन्क्लेव में शामिल हुआ। यह पहली बार नहीं है जब आसिम मुनीर मौलानाओं के जलसे में शामिल हुआ है। मदरसा छाप मुनीर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कॉन्क्लेव में नहीं जाता, लेकिन मौलानाओं के जलसे में जरूर जाता है। मुनीर मौलानाओं के साथ बैठता है, मौलानाओं की तारीफ करता है, अपनी तारीफ करवाता है, कुछ को पाकिस्तान का मसीहा साबित करने की कोशिश करता है। मुनीर सीडीएफ तो बन गया, लेकिन इमरान समर्थकों को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और अब यही कारण है कि वो मौलानाओं से समर्थन मांग रहा है। आसिम मुनीर अब मौलानाओं से कह रहा है कि मेरा साथ दोगे तभी पाकिस्तान बचेगा, अगर मैं नहीं रहा तो फिर पाकिस्तान मिट जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ हार्ट अटैक की खबर चल रही है, तो दूसरी तरफ सिंपैथी गेन करने के लिए मौलानाओं को साथ देने को कह रहा है। मुनीर को ना तो हार्ट अटैक आया है, ना ही कोई पैनिक अटैक आया है। मुनीर अपनी जान बचाने के लिए मौलानाओं को अपने फेवर में करने के लिए मनगढ़ंत कहानियों का जाल बुन रहा है। मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान में इमरान खान और भारत विरोध का चूरन बेच रहा है। यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ना ही ये कोई सेना का जलसा था, लेकिन फिर भी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों इसमें शामिल हुए। और इस जलसे में मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला। भारत को धमकी देने के साथ मुल्ला मुनीर ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी बदजुबानी की। इमरान खान के समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान समर्थकों को अपने रास्ते से हटाने के लिए आसिम मुनीर किसी भी वक्त रेड लाइन को क्रॉस कर सकता है।
पाकिस्तान में अगले 72 घंटे भारी हैं। मुनीर, साम, दंड, भेद सब अपना रहा है। ये तस्वीर आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। सामने मुनीर की फोर्स पानी की बौछार कर रही है और पानी के सामने दीवार बनकर इमरान की आर्मी का सिपाही खड़ा है। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान अहमद खान, नियाज़ी इमरान अहमद खान। और ऐसा सिर्फ एक सिपाही नहीं, इमरान की तो पूरी टोली अडियाला जेल को कैप्चर करने के लिए रेडी है और इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। यानी तय मानकर चलिए कि पाकिस्तान में अगले कुछ घंटों में मुनीर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि मुनीर इस खतरे से अनजान है। मुनीर जानता है कि इमरान की पार्टी और उसके समर्थक रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान के कोने कोने में कहर बरपा देंगे। इसलिए मुनीर ने अभी से बैकअप प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इमरान खान को पाकिस्तान के लिए खतरा बताकर उसके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने वाली है, इमरान खान की पार्टी को बैन करने वाली है। और इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी और वहां की सरकार जो दलील दे रही है वो ये है कि इमरान खान ने कई बार रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। पाकिस्तान में रेड लाइन क्रॉस करने का मतलब है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जाना। इमरान को लेकर पाकिस्तान में पैदा होती पॉजिटिव लहर ने मुनीर को बेचैन कर दिया है। वो अंदर ही अंदर घबरा रहा है, इसलिए पैनिक अटैक की कहानी बेच रहा है। डाकू को पीछे कर लो। मुनीर लाख कोशिश करके भी इमरान की आर्मी को झुका नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। मुनीर की पानी की बौछार इमरान समर्थकों को रोक नहीं सकती। इसलिए अब मुनीर इमरान को अडियाला से कहीं और शिफ्ट करने का प्लान बना रहा है और यह खुद इमरान की बहन ने कहा है। कल उन्होंने कहा था कि मुझे भी ये यहाँ से सुन रहा हूँ कि शायद ये केस शायद खत्म हो तो किसी और जगह पे मुंतकिल कर रहे हैं। खान साहब को ही बातें बताई जा रही हैं। हाँ, ठीक है। उनको भी शायद बताया। कौन बता रहा था खान साहब को? वकीला के जरिए पता चला। वकीला ने बताया होगा, वो वकील भी आए हुए थे कि ये सुनने में ही आ रहा है या पता नहीं जेल वालों ने बताया होगा। यानी साफ साफ दिख रहा है कि मुनीर इमरान को हमेशा हमेशा के लिए निपटाने वाली साजिश रच रहा है और इसके लिए मुनीर ने यह तय किया है कि इमरान खान को मार्च जेल में शिफ्ट कर दिया जाए और यह दावा खुद पाकिस्तानी पत्रकार कर रहे हैं। अगर इमरान खान को पंजाब से किसी दूसरे सूबे में शिफ्ट किया जाना है तो उसके लिए 2 सूबे हैं जिन पे गौर किया गया है, एक बलोचिस्तान और दूसरा सिंध है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान को मच जेल में ही मुंतकिल कर दिया जाए। ऐन मुमकिन है, हो सकता है इमरान खान साहब को ये बातें हो रही हैं कि अडियाला जेल से किसी और जेल शिफ्ट किया जा, हो सकता है उन्हें मच जेल, बदनाम ज़माना जेल है, वहाँ लेकर जाया जा सकता है। आगे जनाब हुकूमत को कहा गया है, इतलात ये है, हुकूमत को कहा गया, मोहम्मद मालिक साहब ने खैर कल ये खबर ब्रेक भी कर दी है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुकूमत को कहा गया कि इमरान खान को किसी और एक और हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाया जाए जहाँ पर कोई बंदा आ जा ना सके, वहाँ पर दहशतगर्द रखे जाए, दहशतगर्दों के साथ वहाँ पर हाई सिक्योरिटी लोग रखे जाए। तो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को भी वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि कोई मुलाकात करने के लिए आ ही ना सके। अडियाला जेल से शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं और ये पहले से हो रही हैं, ये अभी नई नहीं है। पिछले 2-3 महीने से इमरान खान को अब फिर एक बार फिर से ये अडियाला जेल से मुंतकिल किसी और जेल में मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं। अब किस जेल में इमरान खान को मुंतकिल किया जाएगा? पंजाब में मुंतकिल किया जाता है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान की सपोर्ट हासिल ना हो। KPK में मुंतकिल किया जाएगा, इमरान खान की सपोर्ट है। अगर बलूचिस्तान में कोई मच जेल में कहते हैं तो वहाँ पर महमूद अचकजई साहब हैं, इसके अलावा अख्तर मेंगल साहब हैं और PTI की अपनी बहुत बड़ी लीडरशिप जो है बलूचिस्तान में मौजूद है। वो ज्यादातर अब ये खबरें जो है वो चला रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को जो है वो कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा।
यानी कि बलूचिस्तान, सिंध या कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां आवाम का पहुंचना मुमकिन ना हो। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद माच जेल काला पानी के नाम से जानी जाती है, जो क्वेटा से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। यहाँ एक चिली वार्ड यानी वार्ड नंबर 9 है, जहाँ कैदियों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। इस जेल में अब तक 61 कैदियों को एग्जीक्यूट किया जा चुका है। इस जेल के ज्यादातर कैदियों को जियाउल हक के मार्शल लॉ के दौरान एग्जीक्यूट किया गया था। और अब मुनीर का प्लान है कि इमरान को अडियाला से शिफ्ट करके इसी माच जेल में रखा जाए और यहीं उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए। यह बलूचिस्तान की वही माच जेल है जहां इमरान को शिफ्ट किए जाने की चर्चा हो रही है। और अगर एक बार इमरान खान को यहां भेज दिया गया, अगर इमरान को पाकिस्तान की इस बदनाम जेल, जिसे पाकिस्तान का काला पानी भी कहते हैं, वहां जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, तो यह तय मानिए कि इमरान खान को यहां एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मुनीर इस जेल में इमरान खान को मार डालेगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज भी माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है, जिसका वहां के रहने वाले लोग और किसान जमकर विरोध कर रहे हैं। तनादन लाठियां बरसाई जा रही। प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर से दीवार तोड़ रहे हैं। बाउंड्री के पास यह कार धू-धू कर जल रही है। भीड़ ने पुलिस और फैक्ट्री के स्टाफ की गाड़ियों को फूंक दिया। बाउंड्री के अंदर मौजूद जेसीबी क्रेन भी जल रही है। क्रेन के पीछे एक कार उल्टी पड़ी है, आग की लपटों से घिरी हुई है। चारों तरफ काले धुएं का गुबार उठ रहा है। फैक्ट्री ने बन देंगे, साडे इन्होंने मुंडे भी कुट्टे, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੱਟੇ ਆ। हिंसक विरोध प्रदर्शन में विधायक का भी सिर फूटा। जलती हुई गाड़ियों की ये तस्वीर राजस्थान के हनुमानगढ़ की है। इन गाड़ियों में अचानक आग नहीं लगी है, बल्कि इनमें आग लगाई गई है। हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा में एथेनॉल का प्लांट लग रहा है और किसान इसका विरोध कर रहे हैं, जो अब अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी किसान भड़क गए। इसके बाद राठी खेड़ा की खेतों में चारों तरफ सिर्फ आग ही आग दिखाई देने लगी। किसानों ने एक दो नहीं बल्कि 18 गाड़ियां फूंक दी। प्रशासन आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। आप अपना प्रतिनिधि मंडल ही आगे भेजें। धारा 144 लागू है, कानून व्यवस्था भंग न करें। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत में सैकड़ों किसान पहुंचे, पुलिस भी चाक चौबंद थी। तभी किसान एथेनॉल फैक्ट्री की तरफ कूच करने लगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, किसान एकता जिंदाबाद। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद किसान भड़क गए। किसान और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। आखिरकार किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ गए। फैक्ट्री वाले ने खरीद ली, सारे जिले की पुलिस इकट्ठी कर रखी है, इन्होंने कुट्टो बस इलाके वाले। किसान सीधे निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री के गेट पर पहुंच गए। किसानों ने गेट पर हमला बोल दिया। गेट को तोड़कर किसान अंदर घुस गए। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज होते ही अफरा तफरी फैल गई, हड़कंप मच गया। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस एक्शन में आई। लाठी चार्ज के बाद किसान पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया। इस झड़प में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हमारे पुलिस के 5 जवान हैं जो हनुमानगढ़ में अभी भर्ती हैं। पुलिस हल्की फुल्की चोटें लगी हैं जवानों के, बट 5 जवान हैं जो हमारे भी हनुमानगढ़ में। जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे,
सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाठीचार्ज में प्रदर्शनकारी किसानों के साथ महिलाएं और बच्चों को भी चोटें आई। एथेनॉल की फैक्ट्री का खिलाफ राठीखेड़ा में गुरुवार सुबह से ही माहौल बनने लगा था। किसानों ने पहले टिब्बी में महापंचायत के बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद राठीखेड़ा निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री की तरफ चल लेकिन राठीखेड़ा में लाठीचार्ज होने के बाद प्रदर्शनकारी किसान भड़क गए और विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। किसान अपने साथ ट्रैक्टर भी लेकर आए थे। किसानों ने पहले गेट पर धावा बोला, फिर ट्रैक्टर से सीमेंट की बाउंड्री को तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद चारों तरफ सिर्फ आग की लपट और काले धुएं का गुबार ही दिखाई दे रहा था। गुस्साए किसानों के सामने जो आया उसे उन्होंने फूंक दिया। गाड़ियां धो कर जल रही है, जेसीबी क्रेन भी जल रहा है। बाउंड्री वॉल के पास जितनी भी गाड़ियां पार्क, किसानों ने उसमें आग लगा दी। देखिए यहाँ पर 4 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जो जलकर पूरी तरह से राख हो गई। निर्माणाधीन फैक्ट्री में काम करने वालों की बाइक भी यहाँ खड़ी, उसे भी किसानों ने आग के हवाले कर दिया। किसानों ने जमकर तोड़फोड़ की। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया भी घायल हुए हैं। हिंसा के दूसरे दिन यानी आज भी हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस एक्शन में है। हिंसा में शामिल किसानों की धरपकड़ शुरू हो गई। हिंसा के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है। तनाव को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि कोई अफवाह न फैला सके। वहीं डर के चलते निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री के पास रहने वाले 30 परिवार घर छोड़ चुके हैं। जिस एथेनॉल फैक्ट्री का किसान विरोध कर रहे हैं वो चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह कंपनी हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगा रही है। कंपनी को प्लांट के लिए जरूरी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली है। ये 2022 से पेंडिंग है। बिना पर्यावरण मंजूरी के निर्माण कार्य होने से इलाके के किसान विरोध में है। किसान किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान प्लांट हटने तक आंदोलन की तैयारी में आगे की रणनीति बना रहे हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सड्डा हक सड्डा हक किसान एकता जिंदाबाद। एथेनॉल प्लांट को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस और सीपीआई-एम भी उतर गई है। कांग्रेस किसानों के मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कर रही है। वहीं पंजाब हरियाणा के किसान संगठन भी राजस्थान के हनुमानगढ़ के किसानों के साथ खड़े हो गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई गई है। 6 राज्यों में 1 हफ्ते तक समय सीमा बढ़ा दी गई है। यूपी में 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई समय सीमा। तमिलनाडु गुजरात में 19 दिसंबर तक, जबकि एमपी छत्तीसगढ़ में 23 दिसंबर तक की जो एसआईआर की डेडलाइन है वो बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। यूपी समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान और इनके बीच फंसी एक शादी। कराची की महिला ने एक वीडियो जारी करके अपने पति पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए और कहा कि उसका पति भारत में अवैध रूप से रह रहा है और उससे तलाक लिए बगैर ही दूसरी शादी रचाने की तैयारी भी कर रहा है। जिसके बाद अब ये पूरा मामला इंदौर हाईकोर्ट की चौखट पर है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरोपी पति को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा? क्या उसकी दूसरी शादी पर रोक लगेगी? और क्या ये विवाद दोनों देशों के रिश्तों की गर्माहट को और बढ़ा देगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
अगर आज मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हर लड़की जो अपने ससुराल में फिजिकल अब्यूज़ का शिकार होती है, अपने हस्बैंड के धोखे का शिकार होती है, तो कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा। मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे इंसाफ के लिए मेरे साथ खड़े रहें। 2020 में मेरी शादी हुई थी विक्रम नागदेव के साथ 26 जनवरी को। मैं 26 फरवरी को विक्रम नागदेव के साथ इंडिया आई थी। कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, वो भी मेरी जेठानी की खाला की बेटी के साथ। वो दो है जहां इस पाकिस्तानी महिला ने अपने ही पाकिस्तानी नागरिक पति पर भारत में अवैध रूप से रहने और बिना तलाक दूसरी शादी की तैयारी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के कराची में रहने वाली निकिता ने इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर करके अपने पति पर दोहरे धोखे का आरोप लगाया है और कहा है कि उसके पति ने ना तो शादी का रिश्ता निभाया और अब उसके पीठ पीछे चुपके से दूसरी शादी रचाने की तैयारी करने लगा। निकिता ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि उसका पति विक्रम उर्फ विक्की नागदेव, जो खुद भी एक पाकिस्तानी नागरिक है, वो लॉन्ग टर्म वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रह रहा है और अब शादी के 5 साल बाद वो उससे तलाक लिए बिना हिंदुस्तान में अपनी दूसरी शादी की भी तैयारी कर रहा है। 2020 में मेरी शादी हुई थी विक्रम नागदेव के साथ 26 जनवरी को। मैं 26 फरवरी को विक्रम नागदेव के साथ इंडिया आई थी। कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, वो भी मेरी जेठानी की खाला की बेटी के साथ, जिसका नाम शिवानी डिंगरा है। मैंने यही बात अपने फादर इन लॉ को बताई, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का यही कहना था, बेटा लड़कों के तो अफेयर होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वहाँ इन लॉज में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, लेकिन जब मैंने ये बात की उसके कुछ दिन बाद से मेरे हस्बैंड का मेरे साथ फिज़िकल अब्यूज़ बरकरार रहा। हर दिन मैं फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार होती रही। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि इंडिया में मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं था या मेरे साथ कोई खड़ा रहे। फिर मैंने चुप करके अपना पारिवारिक संसार शुरू किया। अब कराची से उठा ये पारिवारिक तूफान जब इंदौर की हाई कोर्ट तक पहुंचा तो हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस थमा दिया। साथ ही विक्की को भी ये आदेश दिया कि वो अगली सुनवाई तक शादी नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी महिला के वकील ने कोर्ट में बताया कि विक्की और निकिता की शादी साल 2020 में सिंध कराची में हुई थी, जिसके कुछ समय बाद सभी हिंदुस्तान आ गए। लेकिन कोविड महामारी के दौर में विक्की लॉन्ग टर्म वीजा का बहाना बनाकर अपनी पत्नी निकिता को अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान छोड़ा है। उसके बाद उसने ना तो किसी कॉल का जवाब दिया और ना ही कभी निकिता को घर बुलाने की कोशिश की। पति विक्रम द्वारा ये कहा गया है कि कुछ लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए उन्हें अप्लाई करना था, क्योंकि भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीज़ा के आधार पे ही अनुमति मिलती है रहने की। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा के पेपर्स के अप्लाई करने के बाद वो लंबे समय तक वापस नहीं जा पाएगी, तो इस बहाने से लड़की को वो अमृतसर वाघा बॉर्डर, ये अटारी बॉर्डर पे छोड़ा है और उन्हें ये कहा कि आप ये अपने माता पिता से मिलके 1 आध महीने के दौरान आप वापस आ जाना, हम आपको बुलवा लेंगे। लेकिन उस दिन के बाद से इन्होंने उनको बिल्कुल भी नहीं बुलवाया। हालांकि आरोपी विक्रम उर्फ विक्की नागदेव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वो लीगली तौर पर भारत में रह रहे हैं। विक्की ने तो उल्टा निकिता पर ही उन्हें ब्लैकमेल करने और उनके बुलाने के बावजूद वापस नहीं आने के आरोप मढ़ दिए। वो 2020 में मेरी शादी हुई थी, ठीक है, 2020 में उसके साथ मेरी शादी हुई थी। 2020 के 15 दिन बाद उसने रोना धोना शुरू किया कि मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। 15 दिन बाद मतलब कोविड लग गया। कोविड के बाद वो चली गई, जैसे रास्ते खुले शंकर लालवानी के थ्रू तो वो वापस चली गई अप्रैल या मई के आसपास। तो उसको वहाँ 3 साल तक हमने समझाया कि भैया वापस आ जाओ वापस आ जाओ, वो आने के लिए तैयार नहीं। अब 5 साल बाद उसको पता नहीं क्या प्यार जागा है मेरे साथ, तो वो वापस आने के लिए तैयार तो नहीं है। वो बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे डिपोर्ट किया जाए। मैं अलीगली रह रहा हूँ, डिपोर्ट होने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो जो अपराध कर मतलब मुझे बोल रही है वो सब बेबुनियाद है, उसका कोई वो लीगल रीज़न नहीं है। सिर्फ वो ब्लैकमेल कर रही है, वो जिसके साथ मिल के वो कर रही है वो भी ब्लैकमेलर है।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि विक्की नागदेव ने तो अपनी पत्नी निकिता पर उसकी शादी के जाली दस्तावेज बनवाने की भी आरोप लगाए और मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर सवाल किया कि जब वो पिछले 5 साल से पाकिस्तान गए ही नहीं तो उनकी मौजूदगी में वहां का मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बन गया। हमारा कोई लीगली दस्तावेज नहीं बनता शादी का। एक चीज़, उन्होंने शादी का दस्तावेज भी फेक बनवाया है। 2020 में शादी हुई है, 2025 में जब बॉर्डर बंद हुए तब उसने एक सर्टिफिकेट बनवाया, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट हिंदू मैरिज में बनता नहीं है, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, सिवाय आर्य समाज के अलावा। उन्होंने पाकिस्तान में एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया। मैरिज सर्टिफिकेट का रूल है कि दोनों पक्ष खड़े रहेंगे, मेरे माता पिता, उसके माता पिता, लड़का लड़की सब खड़े रहेंगे। मैं जबकि 2020 के बाद मैं गया नहीं हूँ, तो उन्होंने कौन सा विक्की नागदेव वहाँ पे खड़ा करके जिससे साइन करवाई है? पहले तो उससे वो चीज़ें पूछी जाए। वैसे ऐसा भी नहीं कि हाई कोर्ट से पहले इसको सुलझाने की कोशिश ना हुई हो। इससे पहले कई सामाजिक स्तरों पर समझौते की कोशिश हुई। सिंधी पंचायत में भी मामला चला पर बात नहीं बन सकी, जिसके बाद सिंधी पंच मध्यस्थता केंद्र ने आरोपी पति को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की सिफारिश की थी, क्योंकि उसका कहना था कि दोनों पक्ष भारतीय नागरिक नहीं है। ऐसे में इस मामले में न्यायिक अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान का है। मैंने लड़के को समझाई दी थी हमने यहाँ पंचायत में कि भाई आप उससे तलाक ले लो और भले शादी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि पेचीदा था ये व्यवस्था थी कि दोनों भारतीय नागरिक नहीं। हिंदुस्तान की न्यायपालिका में वो एफिडेविट दे नहीं सकते हिंदुस्तान का। तो उस आधार पर मैंने कलेक्टर में अधिनियम के क्लास के आधार पर कलेक्टर को रिपोर्ट कर दी थी अप्रैल में कि साहब ये इस तरह का विवाद है और इस लड़के को डिपोर्ट कर देना चाहिए। अब ये मामला जितना दिलचस्प है उतना ही पेचीदा भी है और इसकी गूंज अब इंदौर हाई कोर्ट से लेकर पीएमओ तक में सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पति पत्नी का झगड़ा है या अंतर्राष्ट्रीय कानून, वीजा नियम और रिश्तों की राजनीति का अनोखा संगम। बहरहाल अब इस आरोपी पति को पाकिस्तान डिपोर्ट करने के फैसले पर आने वाले 2 से 3 दिनों में इंदौर हाई कोर्ट सुनवाई करने वाली है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यूपी में कप सिरप का मामला सियासी रंग ले चुका है। अखिलेश बार बार कप सिरप के बहाने सरकार को घेर रहे हैं। कोडीन कप सिरप को लेकर एसआईटी जांच भी हो रही है, लेकिन अखिलेश धनंजय सिंह के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सब अपने हैं और सब एक ही जाति के हैं। इंडिया टीवी से धनंजय सिंह ने बात की, क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। कोडीन कप सिरप मामले को लेकर के यूपी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं और जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे मामले पर आपका पक्ष क्या है? लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं, लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कोई पक्ष नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे साथ, मैं जिसको बचपन से जानता हूं, आलोक सिंह का इसमें उसने एक मेडिकल एजेंसी अपनी बना रखी थी और शुभम जायसवाल के कहने पे या अमित क्या विकास किसी के कहने पे बना रखी थी। बस उसी बात का मुझे अफसोस है। उसी को लेके सारे लोग हमको एलिगेट कर रहे हैं। 128 FIR पूरे प्रदेश में हुई है। हमें लगता है कि उसमें 4-10 छत्री होंगे, बाकी हर वर्ग के लोग हैं। तमाम यादव भी उसमें शामिल हैं, ब्राह्मण भी हैं उसमें, बनिया भी, सभी लोग, हर कास्ट के लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो केवल छत्रियों को टारगेट करने का जो अखिलेश यादव जी का मैं देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का देख रहा हूँ, तो बेसिकली वो टारगेट सरकार को करना चाहते हैं, मुझे मोहरा बना के करना चाहते हैं। अगर मुझे मोहरा न बनाओ, आप मेरे सामने लड़ो, मैं मुकदमा करके लड़ूंगा इनसे। सामने नाम लेके कहें ना, तमाम एजेंसियाँ जाँच करें। 128 FIR में हुई है, ईडी जांच कर रही है, एसआईटी का गठन हुआ है, सीबीआई हो जाए, इसमें जितनी एजेंसीज जांच कर लें, अगर हम लोगों का एक 0.001% भी कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देख लेंगे तो कहीं बताएंगे लोग। हम लोग इन सब चीज़ों का वो करते हैं। ये बेसिकली इलीगल ट्रेड का मामला था। इन्होंने प्रदेश की छवि खराब की समाजवादी पार्टी ने, और जो समाजवादी पार्टी से लोग निकल के गए हैं वो लोग भी उसमें सम्मिलित हो गए सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब करने के लिए। बता दिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई डेथ रिपोर्ट हुई है? जिस सिरप की बात चल रही है, अबॉट कंपनी की बात चल रही है, अबॉट कंपनी का जो स्टेट का CNF जिसके पास था उसकी बात चल रही है, एक भी फैंसी डील से कहीं डेथ हुई हो तो बताएं।
मुझे इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं, सरकार ने क्लैरिफिकेशन आया तब आज मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने चुप था, मैं लेट गवर्नमेंट कम आउट, उसके बाद फिर मैं अपनी बात करूँगा। इसलिए मैंने केवल एक सोशल मीडिया पे एक अपील जाहिर कर दी थी कि इसकी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। मैं पत्र भी लिख दिया कि इसमें जांच हो जाए सीबीआई। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं बच्चों की मौत हो गई उत्तर प्रदेश में, जो आपके सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडलर हैं, जो आपके एजेंट हैं, जो उन लोगों ने जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया, सरकार की छवि खराब करने का काम किया धनंजय सिंह के कंधे बंदूक रख के, तो वो उसमें देखिए मुस्कुराते हुए, अगर बच्चों की डेथ हुई है तो मुस्कुरा कैसे सकते हो? इसका मतलब आपको मालूम था कि मजा लेने का विषय है ये। इसी तरीके से 2022 में मजा ले रहे थे, मैं जेल जाके बेल करा के आया था एक मामले में, उसके बाद कह रहे हम क्रिकेट खेल रहे थे, वही नतीजा हुआ 100 सीट पे सिमट गए। इस बार 50 सीट पे सिमट जाएंगे ये, देखिएगा। और इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, 37 सीट जो पार्लियामेंट में जीते हैं ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कुछ आक्रोश था। और एक गुजरात का एक स्टेटमेंट था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लूज की 20-22 सीटें तो इसी तरीके से लूज कर गई। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने की हैसियत में नहीं, बढ़ता 300 सीट से प्लस जीतेगी, फिर इनको देख लीजिएगा। अच्छा, आपके ऊपर से जो सवाल उठा उसमें था कि अमित सिंह टाटा आपके एक हाथ पे खड़े हैं, आलोक सिंह आपके एक हाथ पे खड़े हैं, तो सवाल ये पूछा जाएगा भाई कि जिनको आप क्लोज मानते हैं, भाई की तरह मानते हैं, तो उनका अगर इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसी के सारे लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव से पूछने गए आप, उनके साथ भी किसी लड़के की तस्वीर थी ना, बुके दे रहे हैं, ले रहे हैं, हाँ आलोक भी वहाँ थे, उनसे पूछने गए आप कि क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है? अरे कल तक कोई व्यापारी है, आज आप पत्रकार हैं, आप आए हैं मुझसे इंटरव्यू ले जाएं, कल आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपसे कोई दुर्घटना झगड़ा हो जाए, कोई आपको मार दे, आप किसी को मार दें, उसके लिए मैं दोषी हूँ? ये कोई विषय नहीं होता है। उनसे भी पूछिए, उनसे भी जाके पूछिए, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, अपने ऊपर भी देखें वो लोग। इस तरीके की बात तो मैं कभी रिश्ते को डिनाई नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ आलोक से रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं और रहेंगे। अमित सिंह से भी रिश्ते हैं। अमित सिंह के आलोक के रिश्ते थे, और अमित को मैं बाद में जाना, आलोक के थ्रू ही जाना मैं अमित बाद में जाना कि जौनपुर का लड़का है, और मेरे शशिकांत राय मेरे लॉयर हैं बनारस में, हमारा एक केस चला, मेरे ऊपर गोली चली तो उसके लॉयर हैं वो। शशिकांत का जूनियर है अमित, और वहीं का रहने वाला है, जौनपुर का, एक रामपुर ब्लॉक है हमारे यहाँ, तो और उसी में वो क्या शायद विद्यापीठ का स्टूडेंट रहा है। उसकी इच्छा हुई ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी का, चुनाव लड़ना चाहता है। उसने कहा कि भैया आप मदद करेंगे, हम चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल लड़ो यार, लोकतंत्र में किसको रोक लगी है? और हर साल हम लोग 8-10 ब्लॉक प्रमुख तो जिले में बनाते ही हैं। हमने कहा लड़ो, लड़ने की इच्छा है तो इसमें कौन सी बात है? और हम नेता हैं, हमारे पास कोई आएगा चुनाव लड़ने, हम किसी को नहीं मना करते, लड़ो भाई। क्या आपका ये सीधा आरोप है कि अगर धनंजय सिंह ना होते, ठाकुर ना होते, तो इस तरीके से टारगेट ना किए जाते? ये धनंजय सिंह की बात नहीं, ये पूरे क्षत्रिय समुदाय को समाजवादी पार्टी टारगेट कर रही है। इतना अगर क्षत्रियों से नफरत है तो उनके घर में बच्चों में भी आधा खून क्षत्रियों का ही बह रहा है। कम से कम इतनी नफरत जात की न करें। प्रदेश के मुखिया रहे हैं और अपनी पार्टी के 37 सांसदों के नेता हैं, आज की डेट में सदन में हैं। इस तरीके का वातावरण प्रदेश में न बनाएं। कोडिंग का जो मामला है कई राज्यों में है और इंटरनेशनल बेस की जड़ें बताई जा रही हैं। आप चाहेंगे कि सीबीआई और ईडी जांच करके पूरे मामले का जो सच हो सामने आ जाए? इंटरनेशनल नहीं है, आपको मैं बताऊं, बांग्लादेश नेपाल की बात आ रही है, मैं वो भी बता दूंगा। देखिए, आप थोड़ा इस पे और होमवर्क कर लीजिए। 2022 में इंडिया की हरियाणा की कोई कंपनी थी जिसने मैन्युफैक्चर्ड बच्चों के लिए कफ सिरप था, वो उज्बेकिस्तान, कैमरून और गाम्बिया में, मैं WHO की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि यहाँ से सप्लाई हुई थी, उससे बच्चों की डेथ हुई। गाम्बिया में भी हुई थी, कैमरून में भी हुई थी और उज्बेकिस्तान में भी हुई थी। और उसके बाद WHO ने कहा कि रेगुलेटरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ इंडिया में जितनी भी दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होती हैं, इंडिया में एक रेगुलेटरी बननी चाहिए इसके लिए। और कम से कम मैं आज आपके माध्यम दवाइयाँ जो एकदम जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, कीमत का कोई वही नहीं है, प्राइवेटाइजेशन है, जो जैसे मन में आता है वैसे बेच रहा है। तो कम से कम दवाइयों के लिए, और व्यापार के लिए तो नहीं, दवाइयों के लिए कंपलसरी कर दे सरकार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, और विपक्ष के नेता ये लोग भी इस तरीके की मांग करें कि दवाइयों के लिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ACP और MRP, ACP भी वो अपने उस पर वो करें और कितने दाम में बढ़ा के बेच सकते हैं। नेसेसिटी है ना। अगर सरकार किसानों की उपज की मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर सकती है तो क्यों नहीं दवाइयों के लिए जो जीवन के लिए ज़रूरी है उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस
उसमें लिखवाएं और उसके बाद एमआरपी कितनी होगी, कितने परसेंटेज प्रॉफिट के साथ जाएगी वो भी लिखवाएं, तो कम से कम एक बहुत सी कालाबाजारी, बहुत सी चीज़ों पे अंकुश लग सकता है। गोसाईगंज के विधायक हैं अभय सिंह, बहुत पुराने आपके जानने वाले हैं, साथ में आप लोग लक्ष्मी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर चुके हैं। उन्होंने आपको एक नया नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग जौनपुर के हैं, आपकी तरफ उन्होंने इशारा साफ साफ किया और कहा कि भाई जो पैसे इस तरीके से गलत तरीके से कमाए जाते हैं वो जनता पर निछावर किए जाते हैं और लड़कों का और महिलाओं का और पुरुषों का वोट मोबिलाइज कर लिया जाता है। कोडिन भैया भी कह रहे हैं वो आपको ऑन कैमरा जो कहा है वो मैंने आपसे खाली पूछा। ऐसा है ना, छोटे लोगों की बात बहुत नहीं करनी चाहिए और जिस सरकार से पोषित हैं, पल्लवित हो रहे हैं, वो पहले उस सरकार का जाके स्टैंड ले लें, फिर हम उनकी बातों का जवाब देंगे। समझ रहे हैं, अभी तो बड़े विषय हैं। समाजवादी पार्टी से हमको लड़ लेने दीजिए, ये छुट भइयों से बाद में लड़ लिया जाएगा, इनको समझ में आ जाएगी। इन्हें अभी मुकदमा चल रहा है ना, कन्विक्शन होगा, जब जेल जाएंगे तब समझ में आएगा। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, पॉलिटिकल सवाल है ये। जनता दल यूनाइटेड के लिए लगातार आप बिहार में प्रचार कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार आपका टिकट हुआ था, अभी आपने कहा हुआ था, मेरी पत्नी का हुआ था। चुनाव तो एक तरीके से कहा जाए कि आप ही लड़ रहे थे। ठीक है, जागृति जी का हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है, श्रीकला जी का। अब आखिरी सवाल आपसे बस ये लेना चाहूँगा कि भविष्य में अपना किस तरीके से आप देख रहे हैं पॉलिटिकल यहाँ पर इनटेक उत्तर प्रदेश के लिहाज से? आपने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछली बार 100 सीटें पाई थी, इस बार 50 सीटें पाएगी। धनंजय सिंह को जनता दल यूनाइटेड के तौर पर हम उत्तर प्रदेश में अब देखें, या कोई संभावना आपकी दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आप लोग अलायंस में आएंगे? नहीं, जेडीयू तो ऑलरेडी अलायंस में है, स्टेट में अलायंस नहीं था। अभी भविष्य का सवाल है, अभी देखा जाएगा, हो सकता है जेडीयू यहाँ अलायंस में आती है कि नहीं आती, क्या होगा बात का सवाल है। फिलहाल तो एनडीए के अलायंस में जेडीयू है ना, और जेडीयू के मेंबर भी हैं, तो कोई ऐसा विषय तो है नहीं। और जेडीयू के जाके हम लोगों ने मेहनत की, अकेला जिस विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट के लिए, उसको हम लोग जितवा के उनको लेके गए। पूरे एनडीए से एकमात्र सीट जीते, वो चैनपुर की सीट हम जितवा के ले गए हम लोग। जेडीयू भाजपा के कंबाइंड कैंडिडेट होंगे इस बार धनंजय सिंह 2027 के लोक विधानसभा चुनाव में? अब इसका सवाल है, अलायंसेस की बात की जाएगी, अगर अलायंसेस होगा तो होगा, नहीं तो चुनाव तो लड़ना तय है। चुनाव लड़ना तय है, धनंजय सिंह जी का साफ तौर पे कहना है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, सीबीआई जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार भी सवालों के घेरे में संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी और पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख है। शाहजहां शेख के खिलाफ मुख्य गवाह भोलानाथ घोष की कार का एक्सीडेंट हुआ है और इस हादसे में भोलानाथ के बेटे और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वो खुद गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब भोलानाथ शाहजहां शेख के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जा रहे थे और अब बीजेपी इस पर हादसे का नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि बीजेपी कह रही है कि इस पर साजिश की गई है। हम लोग इस वक्त हैं नॉर्थ 24 परगना के बोयरामारी इलाके में और बोयरामारी इलाके में इसी गाड़ी में सवार होते हुए भोलानाथ घोष, उनके बेटे सत्यजीत घोष और ड्राइवर कल बसीरहाट कोर्ट के लिए रवाना हुए थे अपने घर से और उसके बाद बोयरामारी इलाके से थोड़ी ही दूर पर ये पूरी हादसा हुई, जहां पर ये गाड़ी का हालत थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये गाड़ी को ट्रक से कुचल दिया गया और ये गाड़ी में जितने भी एयरबैग्स थे वो एयरबैग्स भी निकल गए और इसके साथ साथ गाड़ी के सामने सीट में ड्राइवर और इसके अलावा सत्यजीत घोष यानी कि भोलानाथ घोष के बेटे सवार थे और भोलानाथ घोष पीछे की सीट पे सवार थे। तो जैसे कि मौके पर ही ड्राइवर और सत्यजीत घोष यानी कि भोलानाथ घोष के बेटे का मौत हो गया और उसके बाद स्थानीय लोगों ने भोलानाथ घोष को इस गाड़ी से निकाला और अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद जैसे कि देखा जा रहा है कि ये गाड़ी का हालत है और ये जो घातक लॉरी है उस लॉरी को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो लॉरी है जिससे भोलानाथ घोष का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो इस गाड़ी का हालत भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और इतनी तेज रफ्तार से ये गाड़ी नील कलर की भोलानाथ घोष को गाड़ी का टक्कर मारी कि ये गाड़ी भी पास में जो कीचड़ वाला इलाका है उसमें जा गिरी और इस गाड़ी का भी हालत दिखाने की कोशिश करूंगा। इस गाड़ी का भी महज बहुत ही क्षति हुआ है और इस गाड़ी को आलिम मुल्ला नाम के एक शख्स चला रहे थे जो कि शेख शाहजहां के बहुत ही करीब है और इसीलिए भोलानाथ घोष का ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरी जो मामला है सीबीआई के जांच में भोलानाथ घोष चश्मदीद गवाह है, तो इसीलिए उनको मारने की प्लानिंग की गई थी।